माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हास्य का कवि हूँ, भोपाल से आया हूँ। प्रयास करूँगा आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की। बस थोड़े मस्ती के साथ मुझे सुनिएगा। अगर आप मस्ती के साथ मुझे सुनेंगे तो मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। आइए शुरू करता हूँ। स्वागत है सर। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल तू। आहा, अच्छी शुरुआत। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला को टालतू। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, सच में। कवि का दर्द रख रहे हैं आप सामने। कवि होना क्या होता है ये बता रहे हैं। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार। उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। आहा, प्रणाम करता हूँ। क्या बात कह दी, वाह। सच में बड़े समझदार श्रोता हैं। मैं तो जब मुंबई आया, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो एक सज्जन मिल गए। बोले कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही होटल में आया तो वहाँ के रिसेप्शन पे वो लड़का बैठा था। उसने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ जैसे ही आया तो आदरणीय प्रिंस ग्रोवर जी बोले दीपक भाई तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया आप तो ये बताओ कि मुंबई के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, ज़रूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये हास्य कवियों की स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। आदरणीय महेश दुबे जी बैठे हैं, देश के बड़े हास्य के कवि। मुझसे बोले और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझमें तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये स्थितियाँ हो जाती है। लेकिन प्रणाम करता हूँ आपको, वाकई में आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं जी, क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। आइए सुनाता हूँ लोग दनादन क्यों कहते हैं। स्वागत है, स्वागत। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। वाह। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। आहा, अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है।
भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। वाह वाह, तालियां दीजिए दीपक दनादन जी को। दनादन कविताएं सुना रहे हैं। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दें हम उपचार दनादन। क्या बात है, क्या बात है। पता चला मुंबई में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बहुत बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांच चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी कवियों को झेलना बड़ी मुश्किल की बात होती है, भगवान कसम। अभी 3-4 साल पहले लॉकडाउन लग गया, हालत खराब हो गई, हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए जी। अब हमको रोज कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए कहाँ, आप तो फिर भी हमें बड़ी इज्जत के साथ सुन रहे हैं, लेकिन घर में हमारी ये इज्जत नहीं है। जब दिमाग खराब हो गया कि कविता सुनाए कहाँ, तो एक दिन गुस्से में मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताएं सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो जितने लोग बैठे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि मुझे सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। ये कवियों की हालत है, भगवान कसम। इसलिए आप भी पूरी मस्ती के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना 4-5 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। किसी ने कहा है कि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए करंट लाओ, पूरी मस्ती का। देखो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कविताओं से आपको हंसाने का प्रयास करूँ। कवियों की वैसे ही हालत, महेश दुबे जी बैठे, इतने बड़े देश के कवि, अभी भोपाल आए थे, भोपाल उत्सव मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है वहाँ हर साल भोपाल उत्सव मेले में आए। मैंने इनसे कहा भाई साहब अभी कवि सम्मेलन शुरू होने में 1 घंटा, चलो आपको मेला घुमा के लाता हूँ। मैं इनको चला गया मेला घुमाने, वहाँ देखा एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। महेश दुबे जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, भगवान कसम गधे ने पहली फुर्सत में नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 50,000 दिए, बोले मेरे बाप तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिला के दिखाएगा फिर ना में हिला के दिखाएगा उसको 1 लाख दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर महेश भाई साहब गए, इन्होंने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा, उसने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उसका दिमाग खराब, उसने इनको 1 लाख दिए, अपना माथा ठोक लिया। बोले मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं। ताली आ नहीं रही है, जोरदार तालियां दीजिए दीपक जी को। ये कवियों के साथ स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। आप लोग तो भगवान कसम बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन हम लोगों के साथ ये हालत ऐसी होती है कि समझ में ही नहीं आता। मेरे घर में मैं एक दिन बैठा हुआ,
पता चला रामदेव बाबा आ गए योग का शिविर लगाने। मेरी पत्नी बोली घर में फालतू पड़े रहते हो, जाओ वो रामदेव बाबा आए, योग का शिविर लगा हुआ है, जाओ कुछ योग सीखो। मैं चला गया योग सीखने। भगवान कसम क्या योग सिखाया रामदेव बाबा ने, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबा तो बैठे हमसे 40 फीट दूर और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग मेरे पीछे आके बैठ गए, पता नहीं कौन से महीने का जुखाम उनको। हर 1 मिनट में रुमाल लें और सर करके भर के रख दें। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची। वो बुजुर्ग अंकल ने जो सड़सड़ा के खींची। ताली नहीं आएगी तो ये सड़सड़ाहट ऐसी बनी रहेगी, अभी भी नहीं आ रही है। भगवान कसम मेरा दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और सड़सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैं कहूँ हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा की आवाज़ चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। बहुत अच्छे। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर। थोड़ी देर में बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था, ऐसी खतरनाक छोड़ी कि 4 दिन तक शर्ट में से बदबू नहीं गई। मैंने वॉशिंग मशीन में 80 बार धो ली। स्थितियां हो जाती हैं। अच्छा हमको तो बच्चे भी सीरियसली नहीं लेते। मैं अभी आया तो सुबह सुबह एक बच्चा मुझसे मिल गया। उससे जो मेरी बातचीत हुई, अगर बातचीत में आपको लगे कि ऐसे जवाब केवल मुंबई का ही बच्चा दे सकता है तो अब मस्ती के साथ सुनना और बताना कि कविताओं को कैसे सुनते हो। कि सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है। साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूँ, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूँ। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। मैं उस पर चिल्लाया। मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। मैंने कहा अबे अक्टूबर और मार्च तो हर साल आता है, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूँ। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बड़ी। बच्चा फिर बोला, टपाक से अपना मुंह खोला। बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गई। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो। आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक कविता सुनाने का मेरा मन है। एक गीत सुना दूं क्या? एक मेरा गीत जिसने मुझे पूरे देश में पहचान दी। अगर आप सुनने का मन रखते हैं तो मुझे अपनी तालियों से बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। हास्य की कविताएं मेरे पास बहुत हैं, मैं वो भी अगर समय होगा तो वो सुनाऊंगा। हमें अपने बड़े कवियों तक पहुंचना, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस गीत को आप तक अवश्य पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई में कविता को सुना जाता है। इस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहाँ पे मेरा काम है वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपये के चने लेके दिए। उस अम्मा ने वो चने उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया, साहब बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में कुछ नहीं बोला,
चुपचाप वहाँ से चला गया। हम सब ने ये दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार मुझे अपनी तालियों से आदेशित करना। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया। करती हूँ मैं नमन आपको, बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झिझोड़ा, बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू। मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा, इस भ्रम को ही तोड़ दिया। तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी
केवल देशभक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आँखों से जलधारा बहती, दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ, जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी हूँ। कैस आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है, कविता में सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना। क्या बात। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों, अंतिम पंक्ति कह के मैं विदाई लूँगा, क्योंकि हमें बड़े कवियों को सुनना है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस गीत में से एक भी पंक्ति लेकर आप घर जा सकें तो मुझे बताइएगा कि मुंबई में आके मेरी परीक्षा में मैं सफल हुआ कि नहीं। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुँह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा मैं। क्या बात, क्या बात है। सीख, बहुत बड़ी सीख। बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां दीजिए दीपक शुक्ला जी को।